Okay जी, अस्सलाम वालेकुम. I am Dr. Shiraz Nasir and I'm your resource person for neural networks class. Uh, First of all, I would like to show my thanks कि आप लोग जो हैं माशाल्लाह इस कोर्स की अटेंडेंस जो है वो बहुत अच्छी है. तो लेकिन अगेन आपकी डेडिकेशन जो है इट्स रियली समथिंग जो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ. So I just wanted you all to know that. ओके तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. बल्कि पहले हम लास्ट टाइम का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे एंड देन विल स्टार्ट टुडेज टॉक. तो ओके तो लास्ट अभी तक जो हमने किया है, मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देता हूँ. हमने स्टार्ट की थी बाइनरी क्लासिफिकेशन यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, वेट्स एंड बायस. फिर हमने देखा था कि किस तरह वेट्स को हम ऐसे वेट्स लर्न कर सकते हैं जिनसे हमारे मॉडल की प्रेडिक्शन अच्छी हो जाए. तो इसके लिए पहले हमने लॉस और कॉस्ट फंक्शन को डिस्कस किया. हमने नेगेटिव लॉग लॉस यूज किया और हमें पता चला कि ऐसा लॉस फंक्शन जो है वो अच्छा लॉस फंक्शन होता है जो कन्वेक्स लॉस फंक्शन हो, क्योंकि कन्वेक्स लॉस फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बड़ी आसान होती है. तो हमने इसके लिए नेगेटिव लॉग लॉस जो है वो यूज किया और लॉस कैलकुलेट किया ओवर m एग्जांपल्स. उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप था वो ये था कि किस तरह हम रिलेशनशिप ऑफ लॉस फंक्शन फाइंड करें विद वेट्स और उसकी बेस पे वेट्स को अपडेट करें. इसके लिए फिर हमने एक तरीका जो था डिस्कस किया, दैट वाज कंप्यूटेशनल ग्राफ्स. Computational graphs are a mathematical object and since neural networks itself are graphical models, तो computational graphs जो हैं वो इसको explain करने के लिए seems like a good device. Computational graphs में हमने देखा कि forward propagation क्या होती है और backward propagation क्या होती है. फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हमने देखा कि कोई भी न्यूरल नेटवर्क जो है वो हमें आउटपुट देता है और बैकवर्ड प्रोपगेशन में कोई भी न्यूरल नेटवर्क जो है वो ग्रेडियंट्स या डेरिवेटिव्स की मदद से उन वेट्स को अपडेट करता है. बैक प्रोपगेशन जो है उसकी बेस पे हमने फाइंड किया कि वेट्स का जो रिलेशनशिप है विद लॉस फंक्शन वो क्या है और इसकी बेस पे फिर हमने ये वाली जो DW1, DW2 और DB कैलकुलेट किए. इसके बाद इन्हें हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है उसमें इनकॉर्पोरेट किया. ग्रेडियंट डिसेंट अगर आपको याद हो तो वो वेट अपडेट के लिए हमने एल्गोरिदम यूज किया था जो कि कुछ इस तरह से अपडेट करता था. तो ये अभी तक का जो सिनेरियो है हमने डिस्कस किया. लास्ट टाइम फिर हमने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं इसमें हमारे पास मल्टीपल वेट्स हो सकते हैं, मल्टीपल कैलकुलेशन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास m एग्जांपल्स हम कहते हैं, लेकिन ये m बहुत ज्यादा बड़ा नंबर भी हो सकता है. सिमिलरली हम जब कैट और नॉन कैट की बात कर रहे थे तो हर कैट इमेज की डायमेंशंस हमने कहा था जी nx डायमेंशन, और ये nx डायमेंशन हमने देखी थी, ये 12,288 डायमेंशंस बनी थी सिर्फ 64 बाय 64 बाय 3 के इमेज के लिए. तो इसका मतलब है इस सारी चीज की समरी ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस जो हैं वो इस केस में होंगी और इसके लिए हमें अपने न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर करनी है. इसके लिए फिर हमने एक टेक्निक डिस्कस की थी जिसे हम कहते हैं वेक्टराइजेशन. वेक्टराइजेशन को हमने इनफॉर्मली हमने डिफाइन किया था कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फॉर लूप्स. यानी जितने भी एक्सप्लिसिट फॉर लूप्स हैं उन फॉर लूप्स को हम कोड में से कैसे रिमूव कर सकते हैं, दैट इज द जॉब ऑफ वेक्टराइजेशन. लास्ट टाइम मैंने अर्ज किया था कि वेक्टराइजेशन जो है वो जीपीयू और सीपीयू का एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन सेट होता है, SIMD इंस्ट्रक्शन सेट, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा. तो इन इंस्ट्रक्शन की वजह से हाईली पैरेलल ऑपरेशंस हो सकते हैं. दीज आर हाईली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस
और इन पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए हम अपनी कंप्यूटेशंस जो हैं वो वेक्टराइजेशन के जरिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल छोटी सी दी थी जिसमें हमने 1 मिलियन के वेक्टर्स जो थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया था, एंड द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेशंस वर 250 टाइम्स। यानी अगर एक कैलकुलेशन 550 मिली सेकेंड ले रही थी तो दूसरी कैलकुलेशन 2 मिली सेकेंड ले रही थी। तो दैट वाज द स्पीड अप वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आज का पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने जो हमारा एल्गोरिदम है इसको हमने वेक्टराइज करना है, जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है। और इसको वेक्टराइज करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन numpy में जो है वो प्रोबेबली मैं कल डिस्कस करूंगा, और आज हमारे पास अगर टाइम बचा तो हम इसी को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा जो नेटवर्क डिस्कस किया था ये एक लॉजिस्टिक न्यूरॉन पे बेस्ड था। तो हम देखेंगे कि इसी मॉडल को हम एक नेक्स्ट जो हमारे पास नेटवर्क होते हैं जिन्हें हम फुली कनेक्टेड नेट्स कहते हैं उन तक कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। So we are going to do two things today. पहली vectorization, then second is fully connected network. Vectorization की full implementation for logistic regression जो है that would be discussed tomorrow inshallah. So tomorrow's day will be all code day. तो जितना ये कोड है सारा इसका, ये जो एल्गोरिदम मैंने साइट पे लिखा हुआ है इसकी कोडिंग इन numpy from reading cats and non cats images until predicting दी कैट नॉन कैट तक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कल की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सर कल का लेक्चर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आइए, क्योंकि कल सिर्फ कोड का दिन होगा, कल व्हाइट बोर्ड डे नहीं होगा, कल कोड डे होगा। ओके, सो लेट्स फर्स्ट वेक्टराइज दिस एल्गोरिथम। ये एल्गोरिदम आप सबको शुड बी प्रीटी मच क्लियर। ये हमारे पास Z है और ये हमारे पास A है। A अगर आपको याद हो तो ये हमारे प्रेडिक्टेड लेबल्स थे। तो इतने एरिया को फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का नाम दिया था। उसके बाद इतने एरिया को हमने बैकवर्ड प्रोपेगेशन का नाम दिया था, जिसको हमने ग्रेडियंट्स की मदद से कैलकुलेट किया था यूजिंग दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमने परफॉर्म की थी। और ये जो इतना एरिया है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। मैं वेट इसलिए इसको नहीं कह रहा कि हमारे पास बायस भी है, वैसे बायस भी एक वेट है, तो आप इसको वेट ऑप्टिमाइजेशन कह लें या पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कह लें, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, अब ये जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम है इसमें फॉर लूप्स कितने हैं? इसमें एक फॉर लूप जो आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो एग्जिस्ट करता है वो ये ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ तो आपको दो वेट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कैट नॉन कैट के लिए हमें पता है ये वेट्स होंगे 12,288। तो इसका मतलब है कि हम 12,288 W1 से लेके W12,288 तक एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते। वी डोंट वांट टू डू दैट। तो इसका मतलब है कि एक फॉर लूप जो हमें नजर नहीं आ रहा वो इस जगह पे। तो एक तो हम इस फॉर लूप जो है इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। दूसरा फॉर लूप जो है वो हमें वेट अपडेट में चाहिए होगा इस जगह पे। देयर इज एन अदर फॉर लूप हियर, इम्प्लिसिट है जो हमें नजर नहीं आ रहा, हम ये फॉर लूप भी यूज नहीं करना चाहते। और तीसरा फॉर लूप जो है वो हमें ये नजर आ रहा है। ये फॉर लूप जो है अगर इससे भी हमारी जान छूट जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके ऊपर एक और फॉर लूप है जो मैं अब रेड पेन से लिख रहा हूँ। वो फॉर लूप हमें बताएगा कि हम ये काम कितनी बार या कितने इपॉक्स के लिए करना चाहते हैं। फॉर I is equal to 1 to number of epochs। आप में से जिन लोगों के लिए इपॉक्स इज अ न्यू नेम, उन्हें पता है कि हम जब भी कोई मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम मल्टीपल टाइम्स एग्जांपल्स उस मॉडल को दिखाते हैं। तो एक इपॉक का मतलब है 1 epoch इज इक्वल टू शोइंग ऑल ट्रेनिंग डाटा, शोइंग ऑल ट्रेनिंग डेटा टू मॉडल वंस।
तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस मॉडल को 50 दफा डेटा दिखाना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि ये मॉडल फिर 50 दफा चलेगा, दैट इज एन अदर फॉर लूप। तो अगर हम सिर्फ फॉर लूप्स के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्लो और वेरी अनऑप्टिमाइज्ड कोड। सो what we want to do today is remove as many for loops as we can. So we want to remove this for loop, we want to remove this for loop, and we want to remove this for loop using our old friend, बल्कि our new friend would be say vectorization। ठीक है जी, ये हमारा टास्क है। So let's do that। Now I'm going to सर ये इपोक थोड़ा सा क्लियर कर दें, इसमें एक एग्जांपल को हम एक इपोक कह रहे हैं या एक ट्रेनिंग सेट को इपोक कह रहे हैं? पूरे ट्रेनिंग सेट जब एक दफा मॉडल देख लेता है इसे हम एक इपोक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रेनिंग में थी 300 एग्जांपल्स, जब मैंने एक दफा 300 एग्जांपल्स मॉडल को दिखा दी, दिस इज वन इपोक। इसका मतलब है अगर मैंने 10 इपोक करने हैं तो मैंने 300 एग्जांपल्स 10 मर्तबा यानी 3000 दफा तमाम इमेजेस मॉडल को दिखाने, and that would require an other for loop written in red here। ठीक है, so that is epoch, right? So let's start with ओके जी। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास को वेक्टराइज करते हैं। अच्छा, अभी इपोक्स वाला लूप जो है ना वो इम्प्लिसिटली इस लाइन पे मैं लिखूंगा, वो मैंने अभी लिखा नहीं। अभी फॉर आई इज इक्वल टू 1 to m। अच्छा, इस पर्टिकुलर चीज जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं z। अगर आप नोट करें तो अब ये z कैपिटल है, ठीक है। z इज इक्वल टू np डॉट डॉट, ये वो इंस्ट्रक्शन है जो पिछली बार मैंने यूज की थी वेक्टराइजेशन के लिए और इसने हमें बहुत ज्यादा स्पीड अप दिया था। वेट्स, अच्छा अब ये वेट्स जो है ये वेट्स इन इटसेल्फ जो है ये पूरा एक वेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेट अब इंडिविजुअल जो है जिसे मैं W1 W2 W3 अप टू W12288 वेट्स जो है ना, अब मैं इनको बारी बारी डील नहीं कर रहा। आई एम जस्ट यूजिंग अ वेक्टर जिसकी डायमेंशंस हैं 12288। तो मैं अब इस वेक्टर को यूज कर रहा हूं और उस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया है जी कैपिटल W, ठीक है। सो दिस इज वेट्स, जो कि अगर आपको याद हो तो मैंने nx इनका नाम रखा था। तो मेरे पास nx रोज हैं और एक कॉलम, सो दैट इज गोइंग टू बी अ कॉलम, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मेरे पास इनपुट्स हैं। इनपुट्स बजाते खुद एक वेक्टर की सूरत में, क्योंकि आपको याद होगा कि मेरी इनपुट्स जो थी दैट वाज आल्सो अ 12288 डायमेंशनल वेक्टर जिसको मैंने nx कहा था। तो अब अगर एक खास बात ये है कि अगर मैंने इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मुझे इस W को ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा, जो मैं हमेशा से लिखता आ रहा हूँ, ठीक है। So in that case, now we have 1 into n of x into n of x into 1. So this is going to be a number। और ये नंबर जो है इसमें फिर मैं बायस, चूंकि मेरा एक ही नंबर था, वो मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एक z की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जी अब आगे का काम और भी आसान है। अब हमने a कैलकुलेट करना है। a अगर आपको याद हो तो सिग्मॉइड था। सिग्मॉइड अब हम इंप्लीमेंट करेंगे 1 over 1 plus np dot exp पर माइनस z, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा a आ गया। अच्छा, ये जो याद रखिए इस a की डायमेंशन वही होंगी जो कि y की डायमेंशन है। y की डायमेंशन अगर आपको याद होगा तो थी m, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a की डायमेंशन भी क्या, क्योंकि a प्रेडिक्शन है ना, a is actually y hat is a is
आर एम। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास जो वेक्टर आएगा दैट वुड बी m/1 वेक्टर, ठीक है। तो ये हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा सिग्मॉइड वाला पोर्शन क्लियर हो गया। उसके बाद जी हमने लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना है j इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी अ स्केलर नंबर, जस्ट अ नंबर, ये वेक्टर नहीं होगा, ये एक स्केलर नंबर होगा, -1/m, क्योंकि हम m एग्जाम्पल्स के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वेट्स जो हैं, अगर ये मैंने लिए थे nx, तो m एग्जाम्पल के वेट्स बन जाने थे इंटू m। तो जब मैंने इनको सॉल्व करना था, दिस वुड बी इक्वल टू m इंटू nx ओवर nx/1, so that would be m into 1। तो ये मेरी डायमेंशन होनी थी इस a की और y की। अगर आप चाहें तो मैं डायमेंशंस में नहीं घुसता, क्योंकि मुझे लगता है कि डायमेंशंस में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हम एल्गोरिदम कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट डायमेंशंस। सो आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, क्योंकि मुझे लगता है कि डायमेंशंस से मसला खराब होने का चांस है। सो विल टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। आई जस्ट वेक्टराइज द एल्गोरिदम नाउ, ताकि चीजें खास हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो सकें। अगर आप लोग इससे इख्तलाफ करते हो तो डू लेट मी नो, आई विल अगेन गो देयर। सो दिस इज y हमारे एक्चुअल लेबल्स हैं। मैं करने क्या लगा हूं, मैं ये लाइन करने लगा हूं वेक्टराइज y, पूरे 1/m एग्जाम्पल के लेबल जो हैं वो सारे के सारे लेबल इधर आ जाएंगे, इनटू लॉग के लिए अब आप फिर np यूज करेंगे, numpy। अच्छा, ये डॉट भी मैंने अभी लिखना है, np डॉट log of a प्लस 1 माइनस y, आगे डॉट np डॉट log 1 माइनस a। अच्छा, अब इस चीज को अगर हमने लिखना हो तो दिस विल बी रिटन एज np डॉट डॉट y एंड np डॉट log ऑफ a। और सिमिलरली ये पोर्शन भी फिर np डॉट डॉट की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये मैं लिख नहीं रहा, लेकिन जनरल आइडिया यही है। सो नाउ विल गेटिंग, अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये दिस j इज फॉर ऑल m एग्जांपल्स, क्योंकि नेगेटिव लॉग लॉस फॉर m एग्जांपल्स, और मैंने एवरेज जो नीचे लेनी थी इस जगह पे, वो एवरेज मैं इधर ही ले रहा। सो दैट इज व्हाई दिस j इज गोइंग टू बी माय फाइनल थिंग। ओके जी, देन अगला काम बड़ा आसान है। अगला हमने dz पे जाना है। अब हमने बैक पास स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक हमारा फॉरवर्ड पास जो है वो कंप्लीट हो गया। सो दिस इज वेक्टराइज्ड फॉरवर्ड पाथ, वेक्टराइज्ड फॉरवर्ड propagation. Now I want to talk about vectorized backward propagation. सबसे पहले जी हम dz निकालेंगे। अब dz निकालना बड़ा आसान है। dz याद रखें, अगेन dz अगेन इट्स अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर एंड नॉट दिस इज कैलकुलेटेड सिंपली। आपको याद होगा, अब लीनियर अलजेब्रा जो मैंने आपको कराया था, दैट इज गोइंग टू पे ऑफ। आपको याद था कि दो वेक्टर्स जो हैं उनको हम माइनस कर सकते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी ड्यूरिंग आवर लीनियर अलजेब्रा डिस्कशन। कोई भी n डायमेंशनल टू वेक्टर्स हैं, अगर उनकी डायमेंशंस सेम हैं तो उन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं। तो दिस a इज y हैट, तो ये नंबर ऑफ लेबल्स और ये नंबर ऑफ लेबल्स बराबर होंगे। इसका मतलब है a में से y पूरा वेक्टर माइनस कर दूंगा तो dz मिल जाएगा, ठीक है। एंड dz जो है उसकी डायमेंशन भी एग्जैक्टली वही होंगी जो a और y की डायमेंशंस, ठीक है। देन वी हैव dw। ओके जी, नाउ अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फॉर लूप जिसको मैंने खत्म किया। अगर आप नोट करें तो यहाँ मैं एक एक वेट को अपडेट कर रहा था, लेकिन मैंने इधर जो टेक्निक यूज की थी कि तमाम वेट्स जो थे उनको मैंने एक ही वेक्टर में पैक कर दिया था। तो
इस जगह पे भी तमाम जो 12,288 वेट्स हैं उनको मैं एक ही वेक्टर में पैक कर दूंगा, एंड दैट वेक्टर वुड बी डी डब्ल्यू, जिसको हम अब निकालेंगे पूरा एक्स वेक्टर। ये याद होगा आपको, ये पूरा इमेज था 12,288 वाला जो था, सो जो मैंने इधर बताया था 12,288 64x64 की जो कैट या नॉन कैट पिक्चर थी, कैट पिक्चर। इसकी हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये जो ऊपर हमने डी जी कैलकुलेट किया, ठीक है। और चूंकि ये दोनों वेक्टर हैं इसलिए अब आपको आइडिया है कि मैं ये कैसे लूंगा। ये बड़ा आसान है, np डॉट डॉट और x और dz, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे पास जो है dw आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अब इसमें खास बात ये है कि ये dw जो है ये m एग्जांपल्स का है, लेकिन यहाँ मुझे m पे डिवाइड भी करना है, तो इसलिए फर्दर मैं इसको 1/m पे डिवाइड भी करूँ, ठीक है। सो नाउ आई हैव अ dw, जिसके ये अच्छा, ये dw क्या वेक्टर है? ये वेक्टर है जिसमें इस जगह w1 की ग्रेडियंट है, इस जगह w2 की ग्रेडियंट है, इस जगह w3 की ग्रेडियंट है, इस जगह w4 की ग्रेडियंट है, एंड अप टू इस जगह w 12,288 की ग्रेडियंट पड़ी हुई है। लेकिन एसेंशियली ये खुद क्या है? इट्स जस्ट अ वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। ओके, नाउ वी हैव वेट विच आर वेक्टराइज्ड। उसके बाद db एक नंबर है, इट्स स्केलर नंबर, और numpy इसके लिए एक टेक्निक यूज करती है जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अरेज। ओके जी, db जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आप गौर करें तो इस इंस्ट्रक्शन से। ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? dz को सम कर रही है, तो हम भी सिंपली यही कर देंगे, np डॉट सम dz, और ये dz ये वाला ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, दिस इज द dz जिसका हम सम कर रहे हैं। अच्छा, बल्कि हमारा जो वेक्टराइज्ड बैक प्रोपेगेशन है दैट इज नाउ कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट्स भी आ गई, हमारे पास बायस भी आ गई। ओके जी, अब अगला काम हमारा जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा आसान है, और वो है वेक्टराइज्ड पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। एंड मैं उसे अगर इधर ही कहीं स्क्वीज कर सकूं तो दैट वुड बी ग्रेट। लेट मी ट्राई। अगर आप लोगों को पसंद ना आया तो फिर मैं अगले व्हाइट बोर्ड पे कर दूंगा। सो नाउ वी हैव w, जिसको हमने अपडेट करना है, क्योंकि सारे हमारे वेट्स जो हैं वो इस w वेक्टर में पड़े हुए हैं, ये वाला जो w वेक्टर था। और ये मैंने बताया था ये इस तरह का वेक्टर है, इधर पहला वेट है, दूसरा वेट, तीसरा वेट, चौथा वेट, पांचवा वेट, और हमारे पास तमाम के तमाम वेट्स जो हैं वो यहाँ तक मौजूद है। सो दिस w इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रीवियस w माइनस, ये अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ dw। अगर आपको याद हो तो लीनियर अलजेब्रा में मैंने आपके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की थी, जिसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस का नाम दिया था। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे मिलते थे हमें? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। So this is just doing exactly the scalar multiplication of learning rate with dw। और ये जो dw है, चूंकि इसकी डायमेंशंस और w की डायमेंशंस सेम है, तो इसलिए इस पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी डिफाइंड है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है तो सब्ट्रैक्शन हो सकती है। और जब सब्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास अपडेटेड वेक्टर w आ जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास b आ जाएगा विच इज अ स्केलर, लेकिन इस स्केलर की खास बात ये है कि ये एक नंबर सब के साथ ऐड हो जाएगा। सो दैट इज जस्ट गोइंग टू बी अ नंबर b माइनस सिग्मा ओवर db। अगर आप गौर करें तो ये db हमारे पास एक स्केलर नंबर है, ठीक है। सो दैट इज हाउ। अब आप अगर गौर करें तो इसमें आपको कहीं भी एक भी फॉर लूप नहीं नजर आएगा, देयर इज नॉट अ सिंगल फॉर लूप हियर।
हर चीज हमने बगैर फॉर लूप के अचीव कर लिया है। हमने ना तो i इज इक्वल टू 1 to m वाला फॉर लूप यूज किया, ना हमने ये DWs वाला फॉर लूप यूज किया, ना हमने वेट्स वाला फॉर लूप यूज किया। वी हैव डन एवरीथिंग एंड वी हैव डन एवरीथिंग यूजिंग वेक्टराइजेशन। लेकिन कुछ फॉर लूप्स हमारी मजबूरी होते हैं जिनसे हमारी जान नहीं छूट सकती। सो ऐसा ही एक फॉर लूप हमारे पास मौजूद है और वो हमें लिखना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द इपोक्स वाला फॉर लूप। फॉर I is equal to 1 to number of epochs. So this is the only for loop which we cannot vectorize. बाकी अगर आप और करें तो हमने कोई फॉर लूप जो है इस कोड में नहीं छोड़ा। So that is the vectorized version of this algorithm जिसका हम कल कोड डिस्कस करेंगे। So you have like 1 minute and 30 seconds. So now we want to extend this one neuron based neural network to multiple neuron based neural network. तो इस पर्टिकुलर न्यूरॉन में हम जो ऑपरेशन कर रहे थे, those were a is equal to sigmoid of w1 x1 plus w2 x2 plus, और इसी की बेस पे हम लॉस निकालते थे। अब हम इनको स्टैक करते हैं। So we have 1, we have 2, and we have 3, 4 न्यूरॉन्स ले लेते हैं हम। इनपुट हम 3 रखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव जस्ट 3 इनपुट्स x1 x2 and x3। then we have another unit। अब इन यूनिट्स का अरेंजमेंट ये होता है फुली कनेक्टेड का, तो ये इनपुट जो है ये हर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगी। इसका मतलब है हेंस द नेम फुली कनेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी इन सब के साथ कनेक्टेड हो। लेकिन अब आप एक चीज जो इमेजिन कर सकते हैं वो ये है कि हर यूनिट के पैरामीटर्स अपने अपने होंगे। इस यूनिट का WB अपना होगा, रैंडमली आएगा। इसका WB अपना होगा, रैंडमली आएगा। इसका WB अपना होगा, रैंडमली आएगा। इसका WB अपना होगा, रैंडमली। अच्छा, ये रैंडम जो है ये मैं बड़े लूज मीनिंग्स में यूज कर रहा हूँ। this W and B is essentially sampled from a particular probability distribution. That probability distribution may be Xavier initialization, it may be LeCun uniform, it may be normal, it can be standard normal, it can be Gaussian. So I'm just saying random in a very loose sense, but essentially these all are sampled using some particular probability distribution जो कि हम choose करते हैं। So probability distribution पे इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूँगा। Okay, अब ये जो पर्टिकुलर यूनिट है हमारा, इस यूनिट की 4 इनपुट्स और इसका अपना W और B होगा। अच्छा, अब हम एक चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि लिटरेचर में ये पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क जो है इसे हम 2 लेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस लेयर इज इनपुट लेयर। तो ये जो एक्सिस हैं हमारे, लेट मी ड्रॉ अ बॉर्डर हियर। This is our input layer, this is our hidden layer, and this is our output layer. So I'll just annotate them: input, hidden and out. अच्छा, this is a very shallow neural network. इसको उर्फे आम में आप MLP भी कहते हैं। MLP is a bit advanced form of logistic regression. So essentially आइडिया ये है कि इस एक हिडन लेयर की जगह आपके पास मल्टीपल हिडन लेयर भी हो सकती हैं। देन दैट वुड बी अ डीप fully connected network. So the ideas which we would discuss will remain the same, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो इसका जो है जरूरत के मुताबिक चेंज हो सकता है। ओके, सो नाउ वी हैव इनपुट। इनपुट को हम कहेंगे A0, एक्टिवेशन है ना, तो इनपुट भी तो सॉर्ट ऑफ एक एक्टिवेशन है। इस जगह की जो
एक्टिवेशंस हैं उनको सुपर स्क्रिप्ट में अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये सुपर स्क्रिप्ट बता रहा है लेयर कौन सी है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करके लिखना चाहिए ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे। सो आई विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू जो भी इसकी एक्टिवेशंस है, और ये जो आउटपुट लेयर है इसकी एक्टिवेशन को मैं कहूंगा A2। सो नाउ दिस इज अ 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क, जिसमें एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, लेकिन हमें पता है कि ये 3 लेयर है क्योंकि इनपुट लेयर भी तो एसेंशियली एक लेयर होती है। सो ये जो ऊपर नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ वो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट में जो नंबर आ रहा है वो बताएगा जी कि ये कौन सी लेयर से बिलोंग करता है। और इस जगह पे अगेन हमारे पास y हैट आ जाया करेगा। सो दैट इज द फुली कनेक्टेड नेटवर्क। और इस जगह पे ऑपरेशंस, जैसे अब फर्ज करें मैं लेयर 1 की बात कर रहा हूं, तो लेयर 1 पे हमारे पास Z1 कैलकुलेट होगा। और अगेन ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, W1 ऑफ 1 x1, W2 ऑफ 2 x2 एंड W3 ऑफ 3 x3 प्लस b। लेकिन मैं इसको वेक्टराइज कर सकता हूं, सो आई विल जस्ट से W ऑफ 1 इंटू x प्लस b। तो अब ये जो W हैं ये हमारे लेयर 1 के वेट्स होंगे, ठीक है। और इस W की शेप क्या होगी, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इस W की शेप होगी कि हमारे पास 4 यूनिट्स हैं और हमारे पास हर यूनिट जो है वो 3 इनपुट्स ले रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसकी शेप होगी 4/3। सो द 4/3 वुड बी द शेप ऑफ दिस W1, और x हमें पता है हमारी इनपुट है। सिमिलरली हमारे पास A1 कैसे निकलेगा, अब A1 देखना बड़ा आसान है। A1 इज जस्ट लाइक A11 A22, सॉरी यहाँ मैंने 1 ही लिखना है, A31 and A41। तो essentially this is a vector in R4/1। तो इसको मैं अरेज करके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था क्योंकि इसकी हर एंट्री जो है वो हर एक न्यूरल नेटवर्क, हर एक न्यूरॉन यूनिट की एक्टिवेशन होगी। सो essentially A1 is going to be like sigmoid of W1 x plus b। अच्छा, अब ये लेयर 1 की एक्टिवेशन, इसका मतलब है कि लेयर 1 की एक्टिवेशन जो है वो लेयर 2 पे भी जाएंगी। तो पहले अब हम देखते हैं कि इस लेयर 2 के वेट्स की क्या डायमेंशन होंगे। हमारे पास इनपुट जो है वो 4 है और हमारे पास जो यूनिट है वो 1 है। तो इसका मतलब है कि इसके वेट्स की डायमेंशन होंगी 4/1, 4/1, ठीक है। तो 4/1 अगर हमारे पास इसकी डायमेंशन है तो अब A2 कैलकुलेट करना। अच्छा याद रखिए ये A2 जो है ये इस लेयर 2 की एक्टिवेशन है, इसकी बात कर रहा हूँ आउटपुट लेयर की। सो आई विल जस्ट से दिस इज द आउटपुट लेयर and that would be equal to sigmoid of, ये जो मेरे पास वेट्स थे इनको मैंने W2 का, और साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस A1 से, क्योंकि नाउ दिस इज सर्विंग एज द x या इनपुट। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने इस जगह पे x को A0 क्यों कहा था, क्योंकि नाउ इट इज ऑल गोइंग टू मेक सेंस कि यहाँ A0 है, यहाँ A1 है, इससे अगली लेयर में A2 होगा, उससे अगली लेयर अगर कोई होगी तो A3 होगा, एंड सो ऑन इट विल कीप ऑन गोइंग। सो ये जो A2 है इसकी बेस पे फिर हम बैक प्रोपगेशन करेंगे।
इट सीम्स बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। अच्छा, अब एक और चीज ये है कि इस पॉइंट से ऑनवर्ड अब मैं मैथ जो है उसको मैंने थोड़ा सा कम कर देना है, और अब हमारा जोर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जिधर जिधर जरूरी मैथमेटिक्स होगा वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन अब फुली कनेक्टेड जब भी हम बात करेंगे, अब वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट इन कीरास करेंगे। तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा दैट वुड बी दी स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग वेक्टराइजेशन यूजिंग नमपाई, लेकिन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड आई विल जस्ट बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कीरास। So that was a very brief introduction of fully connected network, or I would say a shallow fully connected network. लेकिन essentially जो concepts हमने discuss किए हैं they can easily be extended to deep fully connected network. अब आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि हम लेयर 1 को हिडन लेयर क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिवेशंस हमें जानने की जरूरत ही नहीं, हमें पता जो होना या जरूरी नहीं है कि ये एक्स क्या आएंगे, वी जस्ट डोंट नीड टू नो दैट। हमें क्या पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उसके बाद ये जो वेट्स हैं ये हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम और बैक प्रोपगेशन है ये खुद ही इन वेट्स को ऑप्टिमाइज कर लेंगे एग्जैक्टली उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्सट्रीमली सिंपल एग्जांपल में